Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran sir from FEI. This is class 9 Political Science, chapter number 4, Working of Institutions, lecture number 2. इससे पहले हमने एक लेक्चर दिया था इस चैप्टर का। उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से एक ऑफिस मेमोरेंडम पास होता है, इम्प्लीमेंट होता है, और उसके बाद अगर उसके खिलाफ लोग भी जाते हैं तो वो किस तरह से आगे उसके स्टेप्स चले चले जाते हैं। तो उसमें आपको याद ही होगा कि हमने बीवी मंडल की जो रिकमेंडेशंस थी उनके बारे में पढ़ा था, जिनको मंडल कमीशन भी कहते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि 1989 में जनता पार्टी ने किस तरह से प्रॉमिस किया था लोगों के साथ, अगर वो पावर में आए तो वो पीपी मंडल की जो रिकमेंडेशंस है तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर जब वो पावर में आए उन्होंने वो किया भी, लेकिन बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हुए थे क्योंकि उसमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को 27% जॉब रिजर्वेशन दी गई थी। तो बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हुए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस वगैरह थे, बेंच बैठा था उनका, उन्होंने उस लॉ को वैलिड करार दिया। तो इस तरह से वो लॉ इम्प्लीमेंट हुआ और हम देखते हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस चलती जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो होती है हाईएस्ट अथॉरिटी होती है किसी भी कंट्री में, जो वो फाइनल डिसीजन लेती है तो लोगों को मानना पड़ता है। तो आज का हम यहाँ पे लेक्चर सबसे पहला स्टार्ट करेंगे, या सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हमारा है वो है पार्लियामेंट। तो जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था, किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए तीन इंस्टीट्यूशंस बहुत अहम होती है। सबसे पहला होता है उसका लेजिस्लेचर, जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, जिसको इंडिया में पार्लियामेंट कहते हैं। और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूट करता है पॉलिसीज। और तीसरा होता है जुडिशरी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पार्लियामेंट की बात करें तो अगर हम बात करें तो सभी डेमोक्रेसीज में एक इलेक्टेड असेंबली होती है, जहाँ पे लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। तो ये सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। अलग अलग कंट्रीज में इसके अलग अलग नाम है, लेकिन इंडिया में इसको पार्लियामेंट कहते हैं। अगर हम बात करें, जर्मनी में रीस्टैग कहते हैं इसको, यहाँ पे रशिया में ड्यूमा कहते हैं, यूएसए में कांग्रेस कहते हैं, लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी। अगर स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल पे भी रिप्रेजेंटेटिव्स लोग चुनते हैं, जिनको एमएलएस बोलते हैं। तो वो भी अगर हम बात करें, वो भी लॉ मेकिंग बॉडी होती है एक स्टेट की। पार्लियामेंट होता है पूरी कंट्री की, तो स्टेट में हम उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली दो अलग अलग नाम क्यों यहाँ पे? क्योंकि अगर हम बात करें, सिर्फ 6 ही स्टेट्स ऐसी है इंडिया में जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जहाँ पे दो हाउसेज है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वहां पे कलेक्टिवली उस लॉ मेकिंग बॉडी को कहेंगे लेजिस्लेचर। लेकिन दूसरा होता है, कुछ स्टेट्स ऐसी है जहां पे एक ही हाउस है, तो वो है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनके मेंबर्स को लोग डायरेक्टली चूज करते हैं। तो इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। तो हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, एक लॉ मेकिंग बॉडी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन लॉ मेकिंग बॉडी होती है किसी भी कंट्री में। जो भी लॉ बनते हैं वो पार्लियामेंट में ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट चलाते हैं, जो एग्जीक्यूटिव वगैरह होते हैं, वो अपने बलबूते पे कुछ नहीं करेंगे जब तक उनके पास मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं होगा पार्लियामेंट का। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट या प्रेसिडेंट को कोई डिसीजन लेनी है, तो कोई भी लॉ वो पास नहीं कर सकते जब तक मेजॉरिटी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है उनका सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा होता है वो पार्लियामेंट ही कंट्रोल करती है, तो मनी रिलेटेड बिल्स भी पार्लियामेंट में ही बनती है। इसके अलावा पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। अगर कोई भी नया लॉ बनाना हो तो उसके लिए भी डिबेट डिस्कशन होते हैं पार्लियामेंट में। अगर कोई पुराना चेंज करना हो, जैसे कि अमेंडमेंट्स होती रहती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए भी डिबेट डिस्कशन वगैरह होते हैं पार्लियामेंट में। अब यहाँ पे बात करेंगे टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के दो हाउसेज है, इसका मतलब ये बाई कैमरल है।
तो बहुत सारी कंट्रीज दुनिया में ऐसी है जहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, जहाँ पे अलग अलग फंक्शन वो करते हैं। एक हाउस जहाँ पे लोगों के डायरेक्ट चुने हुए लोग वहाँ पे आते हैं, रियल पावर्स तो वो एक्सरसाइज करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, क्योंकि जो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं उनका मकसद यही होता है ताकि ये हमारे बदले लॉ बनाए, हमारे बदले गवर्नमेंट चलाए। तो जो दूसरा हाउस होता है उसके भी कुछ फंक्शंस होते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं उनके मेंबर्स, लेकिन उनके पास कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि वेरियस स्टेट्स, रीजन्स या फेडरल यूनिट्स के इंटरेस्ट को देखना। तो इंडिया में जो पार्लियामेंट है इसके दो हाउसेस है, एक का नाम है राज्यसभा, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको अपर हाउस भी बोलते हैं। दूसरा है लोकसभा, द हाउस ऑफ द पीपल, जिनको लोग डायरेक्टली चूज करते हैं, ये लोअर हाउस कहलाता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें जो पार्लियामेंट होता है, तो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा लोकसभा में वो लोग होते हैं, वो एमपीज होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जिनको लोग खुद चूज करते हैं वोट्स देकर। तो राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट करके आते हैं। और जो पीरियड रहता है लोकसभा के मेंबर्स का वो 5 ईयर का होता है। अगर फॉर एग्जांपल इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है जिनको लोगों ने चूज किया है, तो 5 साल तक वो रूल करेंगे, 5 साल तक वो पावर में रहेंगे। लेकिन जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो परमानेंट बॉडी होती है। हर 3 साल के बाद, न हर 2 साल के बाद तकरीबन 33% या 1/3 उसमें रिटायर होते हैं, तो उनका टेन्योर भी तकरीबन 6 साल का रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो उसमें टोटल जो स्ट्रेंथ है 552 मेंबर्स की है इस वक्त। वहां पे लोकसभा में 543 सीट्स पर इलेक्शंस होते हैं, तो इसका मतलब लोकसभा में 543 मेंबर्स है। और दूसरी तरफ दो एंग्लो इंडियंस उनमें जरूर होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और जो राज्यसभा की लेंथ है वो 250 है, 250 मेंबर्स की। इसके अलावा अगर हम बात करें मनी रिलेटेड बिल्स जो होती है, तो मनी रिलेटेड बिल्स में ज्यादा पावर होते हैं लोकसभा के पास। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, लेकिन जब भी ये हाउसेस ओपन होते हैं तो जो ओपनिंग स्पीच होती है वो प्रेसिडेंट ही देता है। तो जब भी कोई लॉ बनता है, पहले फॉर एग्जांपल अगर उसने उसको उस बिल को लोकसभा ने पास किया, उसके बाद वो राज्यसभा के पास जाती है, उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंट का साइन उस पर जरूर होना चाहिए। तो अगर प्रेसिडेंट उस बिल को वापस भी भेजना चाहे कुछ रिकमेंडेशन वगैरह के साथ, तो वो भी कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो स्पेशल पावर्स वगैरह होते हैं, वो ज्यादातर किसके पास होते हैं, मैंने पहले कहा था राज्यसभा के पास, लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं है जितना कि लोकसभा है। तो कोई भी ऑर्डिनरी बिल अगर पास करनी हो तो उसमें दोनों हाउसेस की रजामंदी होनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई बिल पास नहीं हो रहे तो उस वक्त दोनों हाउसेस एक साथ बैठते हैं, तो वहां पे जो मेजॉरिटी फैसला लेगी वही होता है। तो अक्सर मेजॉरिटी में लोकसभा ही होते हैं, क्योंकि वो लोकसभा में 553 मेंबर्स है प्रेजेंटली, और राज्यसभा में बहुत कम है। तो इसका मतलब उसमें लोकसभा के मेंबर्स की जीत होगी। और दूसरा, मनी रिलेटेड बिल्स में हमेशा जीत होती है लोकसभा की, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मनी रिलेटेड बिल्स हमेशा लोकसभा ही बनाती है, तो अगर उन्होंने राज्यसभा को वो भेज दी तो राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक अपने पास वो रख सकती है। 14 दिन के बाद अगर उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन वगैरह लिखी तो फिर वापस जाएगी लोकसभा के पास। लेकिन अगर लोकसभा ने दोबारा वो भेजी और उसमें उसकी उनकी कोई भी रिकमेंडेशन वगैरह नहीं मानी, तो दोबारा से राज्यसभा उस बिल को नहीं रोक सकती, उसको उनको आगे उसको पहुंचाना ही है। तो लोकसभा कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी। इसके अलावा हमारे पास जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो दो किस्म के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। अगर हम बात करें डे टू डे लाइफ में जो अलग अलग फंक्शन हमारे गवर्नमेंट वगैरह में लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुप्रीम पावर्स को एक्सरसाइज नहीं करते हैं,
लेकिन कुछ फंक्शंस वगैरह वो भी करते हैं, तो उनको कलेक्टिवली कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। तो अगर हम बात करें, इंडिया में दो किस्म के एग्जीक्यूटिव्स है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरे को कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है? ये वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जिनको लोग चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब इलेक्शंस होते हैं, तो अगर लोकसभा का इलेक्शन हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो उसमें लोग बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, उनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इनको टेम्पररी एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, क्योंकि जब इनकी हुकूमत 5 साल के बाद अगर इनकी पार्टी ने हारा, तो ये टेम्पररी है, ये उस वक्त पावर में नहीं रहेंगे। दूसरे होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, जिसमें सिविल सर्विस के मेंबर्स आते हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस एंड सिविल सर्विस, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह, वो आते हैं। वो टेम्पररी नहीं होते हैं, उनके पास भी पावर्स होते हैं, लेकिन उनको कोई हटा नहीं सकता, उनके पास फिक्स्ड टाइम होता है। तो रिटायरमेंट की उनकी फिक्स्ड एज है, जब वो रिटायर होंगे तभी उनके पास फिर पावर्स नहीं रहेंगे, वरना उनसे 5 साल या 6 साल के बाद कोई पावर्स छीन नहीं सकता। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अ, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी रखा है, व्हाई इज द मिनिस्टर्स मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट्स? क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, ये ज्यादा पावरफुल होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव से। अब यहाँ पे ये ही पावरफुल क्यों है? अगर ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टेम्पररी है और परमानेंट एग्जीक्यूटिव परमानेंट है, तो पावरफुल कैसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है ही है? क्योंकि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनको लोग चूज करते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव को लोग चूज नहीं करते हैं। दूसरा, अगर गवर्नमेंट में कोई भी फंक्शन हम कह सकते हैं कोई फेल हुआ, उनकी डिसीजन फेल हुई, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को ही जवाबदेह रहना पड़ता है लोगों के सामने, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स को नहीं रहना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे जब हम कोई भी बिल वगैरह बनाते हैं, तो वो लेजिस्लेचर्स में ही बनती है, जैसे कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर में। तो उसको बनाने वाले होते हैं मिनिस्टर्स, उसके बाद उसको चलाने वाले होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे भी हमको पता चला कि जो मिनिस्टर्स होते हैं या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि जो मनी का मतलब जो भी गवर्नमेंट के पास होती है उसको कंट्रोल भी यही करते हैं। जो जवाबदेह रहना पड़ता है लोगों को या अकाउंटेबल रहना पड़ता है, वो भी इन्हीं को रहना पड़ता है। और तीसरा, इसके बाद जो बिल वगैरह लॉ वगैरह बनते हैं, तो वो भी यही बनाते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू परमानेंट एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है अब, वो है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अगर हम बात करें अपॉइंट किस तरह से किया जाता है एक प्राइम मिनिस्टर को, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं हमारी कंट्री में, इंडिया में। तो इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। तो प्राइम प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उस लीडर को जिसके पास मेजॉरिटी पार्टी का सपोर्ट हो। फॉर एग्जांपल, 2014 में बीजेपी ने जीता, तो उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि अगर हमारी पार्टी पावर में आई तो नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो इसी तरह से प्रेसिडेंट को उन्हीं को नॉमिनेट करना पड़ा, जो कि मेजॉरिटी पार्टी का लीडर था। तो 2019 में भी उन्होंने ही जीता, इसलिए वो कंटिन्यूअसली दूसरी बार भी प्राइम मिनिस्टर बने और प्रेसिडेंट को ही उनको अपॉइंट करना पड़ा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक ही पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स हासिल नहीं करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ सीट्स हासिल नहीं करते हैं, तो उनको अलायंस बनानी पड़ती है। अलायंस का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती है। तो उस वक्त प्रेसिडेंट क्या करता है, उस वक्त वो उस इंसान को चूज करता है एज प्राइम मिनिस्टर जिसके पास मेजॉरिटी सपोर्ट हो, जिसके पास लोकसभा में सबसे ज्यादा मेंबर्स का सपोर्ट हो, तो वो उसी को उस वक्त अपॉइंट करता है। अपनी मर्जी से वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर के पास कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है। अगर फॉर एग्जांपल 2019 में बीजेपी ने इलेक्शन जीता, तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, 2019 में उन्होंने जीता, तो अभी वो कंटिन्यूअसली रूल कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी मिनिस्टर्स होती है, उनकी जो पोजीशन वगैरह है वो चेंज होती रहती है।
प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर के बाद प्राइम मिनिस्टर को, तो उसके बाद प्रेसिडेंट दूसरे मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है, मगर उसमें उसकी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस जरूरी होती है। अगर हम बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो मेजॉरिटी पार्टी से ही होता है, या कोalition गवर्नमेंट में जिसको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ही एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि किन किन को हमें मिनिस्ट्री देनी है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के पास फ्री पावर्स होते हैं कि वो चूज किसी भी मिनिस्टर को कर सकता है पार्लियामेंट में से। इसके अलावा अगर कोई मतलब पार्लियामेंट में कोई मिनिस्टर बनाया गया जिसने कोई भी सीट हासिल नहीं की थी, या जिसने इलेक्शन में जीता नहीं था, तो उसको भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंडर में किसी भी पॉलिटिकल, ये जो पार्लियामेंट का हाउस है, लोकसभा या राज्यसभा, उसमें 6 मंथ में कोई कोई ना कोई अपॉइंटमेंट, या हम कह सकते हैं उसमें कोई ना कोई पोजीशन हासिल करनी होगी। या तो उसको मेंबर ऑफ राज्यसभा बनना होगा 6 महीने में, या तो मेंबर ऑफ लोकसभा। तो अगर हम बात करें, अगर मेजॉरिटी पार्टी ने इस मिनिस्टर को मिनिस्ट्री दी है जिसने कोई भी इलेक्शन नहीं जीता है, उसको अब मिनिस्ट्री मिली है, इसका मतलब मेजॉरिटी पार्टी का उनके पास सपोर्ट होगा। फॉर एग्जांपल इस वक्त बीजेपी के 304 मेंबर्स है, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, लोकसभा में। तो लोकसभा में अगर वोटिंग होगी तो इसका मतलब अगर बीजेपी ने कोई डिसीजन लिया है तो मेजॉरिटी उन्हीं की है। आउट ऑफ 543 उनके पास 300 प्लस मेंबर्स है पार्लियामेंट में, लोकसभा में। तो वो किसी भी को इंसान को वहां पे हम कह सकते हैं मिनिस्ट्री दे सकते हैं। खासकर राज्यसभा में सबसे ज्यादा मौका होता है। इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किनको कहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफिशियल नाम है जिसमें जो टॉप लीडर्स वगैरह आते हैं, जिनके पास मिनिस्ट्री वगैरह होती है, तो उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। तो इस तरह के 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं, जिनके डिफरेंट रैंक्स होते हैं। यहाँ पे हम नीचे उनका मतलब हम कह सकते हैं उनकी कैटेगरी को मेंशन करेंगे। तो 60 to 80 मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। ये अक्सर रूलिंग पार्टी से ही होते हैं। सबसे टॉप में इनके मेंबर्स होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो हमने अक्सर सुना ही होगा या पढ़ा होगा, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। तो कैबिनेट होते हैं टॉप लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, जिनकी तादाद तकरीबन 25 तक होती है। जैसे कि अभी बीजेपी है, तो बीजेपी में हम नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, इसी तरह से हम नाम लेते हैं अमित शाह का, राजनाथ सिंह का। तो ये टॉप लीडर्स में से आते हैं। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, ये 25 मिनिस्टर्स तक होते हैं। इनके पास की पोजीशंस होती है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर इनमें से होगा, होम मिनिस्टर इनमें से होगा, फाइनेंस मिनिस्टर इनमें से होगा। तो ये होते हैं टॉप लीडर्स। इसके बाद दूसरे वाले जो आते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। तो इनके पास स्मॉल मिनिस्ट्रीज होती है। कोई फ्लड कंट्रोल वगैरह का मिनिस्टर होगा, कोई फूड वगैरह के रिलेटेड का मिनिस्टर होगा, तो वो इसके अंडर में आते हैं। तो अगर हम कैबिनेट मीटिंग्स की बात करें, कैबिनेट मीटिंग्स में ज्यादातर ये वाले मेंबर्स आते हैं जो सबसे टॉप के होते हैं, जिसमें कोई भी डिसीजन पार्टी के रिलेटेड वगैरह अगर ली जाए तो वो फाइनल होती है। ये जो दूसरे वाले मिनिस्टर्स होते हैं, अगर इनको बुलाया जाए, इनवाइट किया जाए, तब ये कैबिनेट मीटिंग्स में आ सकते हैं। तीसरे होते हैं स्टेट्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये सबसे जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं, जिनको असाइन करना पड़ता है कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस को। तो इनके पास ज्यादा पावर्स नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, बहुत सारी इस वक्त जो मॉडर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज है उनको कहा भी जाता है कि ये कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि जो कैबिनेट के टॉप लीडर्स होते हैं जो वो डिसीजन लेते हैं वही होता है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तो पहले से ही कहते ही है इनको, क्योंकि लोग जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव उनका काम करते हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स में भी जो पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं जिनको कैबिनेट बोलते हैं, वही सारे डिसीजंस वगैरह लेते हैं, जिनके अंडर में अलग अलग मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज होते हैं। इसके अलावा जो कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन वगैरह देते रहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। इसके अलावा हमारा जो आज का यहाँ पे लास्ट टॉपिक है, पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया का है उसके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं। यहाँ पे
सारे तो हम मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन जो खास खास पावर्स है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो कैबिनेट मीटिंग्स का जो हेड होता है, जो मीटिंग वगैरह बुलाता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। दूसरा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह के साथ कोऑर्डिनेशन वही रखता है। अगर फॉर एग्जांपल फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर के साथ, होम मिनिस्टर के साथ, या डिफेंस मिनिस्टर वगैरह के साथ कोई भी बात करनी हो, कोई मीटिंग करनी हो, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ही सारी कोऑर्डिनेशन रखता है। तो अगर इसके अलावा हम बात करें, अगर कहीं पर डिसएग्रीमेंट होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान, डिफरेंट मिनिस्टर्स के दरमियान, तो फाइनल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का ही वहां पे चलता है। इसके अलावा जो भी मिनिस्ट्रीज होती है कंट्री में, उनकी सुपरविजन वगैरह प्राइम मिनिस्टर ही करता है। अगर प्राइम मिनिस्टर को लगा कि कहीं पर कोई मिनिस्टर जो है उसको चेंज करना है, तो वो भी कर सकता है। तो सारी मिनिस्ट्रीज जो है वो, या सारे मिनिस्टर जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था, प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिडिस्ट्रीब्यूटर्स वर्क टू द मिनिस्टर्स। अगर प्राइम मिनिस्टर को लगा कि मैंने किसी को हेल्थ मिनिस्टर बनाया है, लेकिन उसको वो काम अच्छे से नहीं आता है, तो उसको चेंज भी कर सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिडिस्ट्रीब्यूटर्स। ही हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स। तो मैंने पहले कहा था, इसके पास ये भी पावर्स है कि ये किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट करे, तो सारी मिनिस्ट्री क्विट करती है। तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल पोजीशन है। जो ये डेमोक्रेसी से खासकर इंडिया, तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की काफी ज्यादा पावर्स है, काफी ज्यादा हम कह सकते हैं विजिबल इंस्टीट्यूशन है, या मतलब एक एग्जीक्यूटिव ऐसा है जिसके बहुत सारे डिसीजन काफी ज्यादा मायने रखते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास अब प्रेसिडेंट रह गया है। तो प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव में ही आता है, उसके बाद जुडिशरी। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम उन दो टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।